अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 8 वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 4 कुदरती आफात यानी नेचुरल डिज़ास्टर्स पढ़ेंगे। इससे पहले आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 और 3 अब तक कंप्लीट किया और उम्मीद है आप लोगों ने उसे अच्छी तरह से लर्न भी कर लिया होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, इसका फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास कुदरती आफात नेचुरल डिज़ास्टर्स। कुदरती आफात होती क्या है कि कोई भी ऐसा अमल, कुदरती अमल जिसमें जो है वो बहुत ज़्यादा इंसानों का जानी और माली नुकसान हो जाए, तो उस हर आफत को हम लोग कह देते हैं कि एक नेचुरल डिज़ास्टर है, कुदरती आफत है। ठीक है, इसकी हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जब कोई कुदरती अमल, नेचुरल फिनोमिना इंसान की जानी और माली नुकसान का सबब बन जाए तो इसे कुदरती आफत कहते हैं। ठीक है, कोई भी ऐसा प्रोसेस है नेचुरल जो है वो हो रहा है जिसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में लोग मारे जाते हैं, जानी और माली नुकसान होता है, तो उससे हम लोग कुदरती आफत यानी नेचुरल डिज़ास्टर बोलते हैं। आतिशफशानी यानी वॉल्कनिज़म यानी ज़मीन के नीचे से जो है वो, जो आप लोगों को पता है कि मोल्टन मैटर है, जो बहुत ज़्यादा उसका टेम्परेचर हाई है, जब कभी भी वो ज़मीन की सतह को फाड़ के बाहर आता है तो इस प्रोसेस को हम लोग वॉल्कनिज़म बोलते हैं, यानी आतिशफशानी का अमल बोला जाता है। इसके अलावा ज़मीन का सिरकना, लैंड स्लाइडिंग जिसे बोलते हैं कि कोई एक पार्ट जो है किसी जगह से, कोई माउंटेन का पीस जो है वो टूट के गिर जाता है और जो है वो रोड्स वगैरह को ब्लॉक कर देता है, या उसमें जो है वो लोग जो है वो बहुत ज़्यादा जानी और माली नुकसान उसमें होता है। ठीक है, सहरा ज़दगी, डिज़र्टिफिकेशन, डिज़र्टिफिकेशन से मुराद है कि आपका जो कल्टिवेटेबल लैंड है जिस पे आप लोगों ने फसलें वगैरह उगाई हैं, वो जो है वो वक्त के साथ साथ डेजर्ट्स में चेंज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा फ्लड्स जो सैलाब आते हैं, गर्दपात, साइक्लोन्स जो मिट्टी का जो तूफ़ान होता है, इसके अलावा अर्थक्वेक। ठीक है, और साथ साथ जंगल की आग, फॉरेस्ट फायर, ये वो कुछ जो है वो आप लोगों के बुक में मेंशन किए हुए हैं कुदरती आफात जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान का सामना करना पड़ता है। इनको हम कुदरती आफात या नेचुरल डिज़ास्टर्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का जो है वो सबसे फर्स्ट मेंशन किया गया है आतिशफशानी यानी वॉल्कनिज़म। इसकी रीडिंग देखें। ज़मीन के अंदर पिघला हुआ चट्टानी मवाद, मैग्मा का वजूद में आना और इस मवाद के ज़मीन से बाहर निकलने का अमल आतिशफशानी कहलाता है। अब आप लोगों को पता है कि ज़मीन में आप लोगों ने इससे प्रीवियस क्लासेस में पढ़े थे अर्थ के डिफरेंट पार्ट, जो उसमें आपने पढ़ा था क्रस्ट, मेंटल और कोर। अब जो कोर वाला पार्ट था, मेंटल वाला पार्ट है, उसमें जो है वो कुछ मोल्टन मैटर है, पिघला हुआ मादा है जिसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है। वो समटाइम्स क्या होता है कि ज़मीन के अंदर जो क्रैक्स हैं, आप लोगों को पता है जितना भी एरिया जो है वो जो ड्राई लैंड है, पानी के अलावा जो नीचे ज़मीन वाला पार्ट है, उसमें जो है वो 7 प्लेट्स पे वो कंसिस्ट करता है और हर प्लेट्स के दरमियान में जो है वो एक क्रैक होता है। ठीक है, उन क्रैक्स जो है वो वीक पार्ट होते हैं जिसके अंदर से मैग्मा को, ज़मीन को जो है वो फाड़ के बाहर आने का मौका मिलता है। तो अब जब भी ये ऐसा फिनोमिना होगा जिसमें ज़मीन के नीचे जो मोल्टन मैटर है वो ज़मीन की सतह को फाड़ता हुआ बाहर आ जाएगा, तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे वॉल्केनिज़म। आतिशफशानी के दौरान इंतहाई गर्म मैग्मा ज़मीन से बाहर निकलकर सतह ज़मीन पर बहने लगता है, जिसे लावा कहते हैं। अब जब तक वो मोल्टन मैटर ज़मीन के नीचे मौजूद था तो हमने उसको मैग्मा का नाम दिया। अब जब भी ये मैटर ज़मीन को जो है वो ज़मीन से बाहर आ जाएगा तो उस मैग्मा को हम फिर क्या बोलेंगे, लावा बोलेंगे, और रास्ते में आने वाली हर चीज़ को जलाकर राख कर देता है। उन्होंने कहा कि जब कभी भी इस तरह से मोल्टन मैटर बाहर आएगा, क्योंकि उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, वो जहाँ जहाँ भी मूव करेगा उधर जितनी भी चीज़ें रास्ते में आएंगी उन सबको जला देगा। आतिशफशानी में बाज़ औक़ात लावा धमाके से निकलता है और ज़लज़ला पैदा होने का सबब भी बनता है। ठीक है, तो अर्थक्वेक्स जो है वो समटाइम तो जो है वो प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से आते हैं और समटाइम्स जो है वो वॉल्केनिज़म के प्रोसेस की वजह से भी अर्थक्वेक का सामना करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो नीचे से ज़मीन के नीचे से जो ये मैग्मा बाहर आ रहा है लावा की फॉर्म में, समटाइम्स तो ये वैसे ही जो है वो ओज आउट कर जाता है, लेकिन समटाइम जो है वो एक ब्लास्ट के साथ जो है वो बाहर आता है। ठीक है, जब भी कभी वो ब्लास्ट के साथ बाहर आएगा तो उस दौरान जो है वो ज़मीन के ऊपर एक शेकिंग मूवमेंट होगी जिसे हम लोग अर्थक्वेक का नाम देते हैं, तो अर्थक्वेक का भी सामना करना पड़ेगा। आतिशफशां पहाड़ से लावा और गर्म गैसें निकलने के साथ साथ बाज़ औक़ात आतिशी राख भी निकलती है जो कई किलोमीटर तक फिज़ा में बुलंद होकर माहौलियाती आलूदगी का सबब बनती है। अब क्या होगा, ये जो मोल्टन मैटर निकला है ये सिर्फ मोल्टन मैटर नहीं है कि सिर्फ जिस जगह पे ये मूव कर रहा है वहाँ पे इसको जला देगा, बल्कि जब वो एक प्रेशर के साथ बाहर आएगा तो उसके अंदर बहुत सी डेंजरस जो है वो गैसेस भी होंगी। ठीक है, और उसके साथ जो उसकी राख होगी वो भी उड़ेगी और वो कई कई किलोमीटर तक जो है वो आपकी एटमॉस्फेयर में फैल जाएगी, और कहीं जो है वो एक लंबे अरसे तक पूरा पूरा वीक, पूरा पूरा मंथ जो है वो उसके अंदर से जो टॉक्सिक जो है पार्टिकल्स वो ज़मीन के नीचे आएंगे और पोल्यूशन काज करेंगे, माहौलियाती आलूदगी का सबब बनेंगे। ठीक है, तो ये था आपके पास आतिशफशानी यानी वॉल्केनिज़म। नेक्स्ट है आप लोगों के पास पाकिस्तान में आतिशफशानी। अब हम देखते हैं कि जो वॉल्केनिज़म का प्रोसेस है पाकिस्तान को किस तरह से मुतासिर करता है। पाकिस्तान इस लिहाज से खुशकिस्मत है कि अर्ज़ियाती तौर पर बहुत मुतहरिक खित्ते में होने के बावजूद इसके हदूद में कोई ख़तरनाक और ज़िंदा आतिशफशां मौजूद नहीं है।
अलबत्ता पाकिस्तान के शुमाल मगरबी पहाड़ी सिलसिले कोहे हिंदू कुश और बलोचिस्तान में कहीं कहीं आतिशबाजी की सरगर्मियों का सुराग मिलता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो आमतौर पे जो है वो पाकिस्तान के नीचे से एक लाइन गुजरती है, क्रैक गुजरता है। 2 प्लेट्स जो हैं वो यूरेशियन प्लेट, आप लोगों ने 7वीं क्लास में पढ़ा था, वो पाकिस्तान के नीचे वाले जो नॉर्दर्न एरियाज है उसके नीचे से जो है वो गुजरती है। और जब कभी भी उसमें मूवमेंट होती है तो उसकी वजह से अर्थक्वेक तो आते हैं, लेकिन जो ये आतिशबाजी का अमल है, ये जो पाकिस्तान में जितने भी वोल्केनोस वगैरह एग्जिस्ट करते हैं वो या तो जो है वो एक्टिव नहीं है, ठीक है, जिंदा आतिशबाजी मौजूद नहीं है, यानी वो डोरमेंट है। डोरमेंट वोल्केनोस क्या होते हैं कि वो किसी ज़िंदगी में किसी वक्त वो बाहर आए होते हैं, उसके बाद काफ़ी लंबा अर्सा गुजर जाता है, उसके बाद से उधर जो है वो वोल्केनिज्म का प्रोसेस स्टॉप हो चुका होता है, दोबारा वहाँ पे आतिशबाजी का अमल नहीं हुआ होता, ठीक है। तो उस तरह के हम लोग वोल्केनोस को बोलते हैं कि ये डोरमेंट वोल्केनोस हैं, यानी ये सोए हुए वोल्केनोस हैं, एक्टिव नहीं है, ज़िंदा नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से पाकिस्तान जो है वो लकी है कि उसके नीचे जितने भी वोल्केनोस आ रहे हैं हमारी कंट्री के नीचे जो फॉल करते हैं वो सारे के सारे जो है वो डोरमेंट हैं। अलबत्ता पाकिस्तान के शुमाल मगरबी पहाड़ी सिलसिले में पाकिस्तान के जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, ठीक है, उसके नीचे चंद एक जगहों पे जो है वो आतिशबाजी की सरगर्मियों का सुराग मिलता है, ठीक है। लेकिन अभी तक कोई बहुत बड़ा हादसे का सबब नहीं बना, लेकिन थोड़े बहुत वोल्केनोस एग्जिस्ट करते हैं, वो भी पाकिस्तान की नॉर्दर्न एरियाज़ में। वो भी क्या वजह मैंने आपको बताई है कि जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं उसके नीचे से ज़मीन की जो मैंने आपको बताया था 7 प्लेट्स हैं, उनमें से 2 प्लेट्स जो हैं वो उनका क्रैक, जो उनका जॉइंट है वो वाला पार्ट गुजरता है, ठीक है। तो जब कभी भी वो प्लेट्स का पार्ट मूव करता है तो अर्थक्वेक भी आते हैं, उसी जगह पे वो वीक पार्ट होता है, टूटा हुआ होता है, उसमें क्रैक होता है, और उसी क्रैक वाले पार्ट से आपका जो मैग्मा है उसके बाहर आने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट आप लोगों के पास हिफाजती इक़दाम, पाकिस्तान ने इन खतरात से निपटने के लिए कौन कौन से जो है इक़दाम पहले से कर रखे हैं। आतिशबाजी से दरपेश खतरात से जान और इमलाक को महफूज रखने के लिए हाथ के हाथे दुनिया भर में जिंदा आतिशबाजी पहाड़ों की मुस्तकिल निगरानी का मरबूत निज़ाम किया गया है। किसी भी हंगामी सूरत में तयशुदा खतरे के इलाके में इंतबाह जारी कर दी जाती है। आतिशबाजी की सूरत में लोगों को हंगामी हालात से निवारित आजमा होने के लिए तैयार कर दिया जाता है। अब क्या होता है कि अब आप लोगों को पता है कि साइंस और टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस हो गई है कि उन्होंने पहले से ही जो है वो ये डिटरमाइन कर लिया होता है कि ज़मीन के किस हिस्से के नीचे एक्टिव वोल्केनोस हैं, ठीक है। जहाँ जहाँ भी एक्टिव वोल्केनोस है वो उसकी निगरानी करते रहते हैं, और जैसे ही उसके अंदर आप लगता है कि कोई मतलब मूवमेंट है, मैग्मा जो है वो बाहर आने की कोशिश कर रहा है, तो लोगों को पहले से जो है वो वार्निंग जारी कर दी जाती है कि वो इस एरिया को जो है वो खाली करवा लें, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो बहुत ज़्यादा जानी नुकसान और जो अमलाक का नुकसान है उससे लोग महफूज हो जाते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों के पास ज़मीन का सिरकना या फिसलना, यानी लैंड स्लाइडिंग। इसकी रीडिंग देखें। कशिश शकल के ज़ेर असर ढलानों पर मौजूद मट्टी और चट्टानों का शिकस्ता होकर नीचे और बाहर की तरफ हरकत करना ज़मीन का सिरकना या फिसलना कहलाता है। अब लैंड स्लाइडिंग क्या है, आप लोगों को पता है कि ज़मीन के नीचे एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसे हम कशिश शकल उन्होंने उर्दू में लिखा हुआ है। वो फोर्स क्या करती है कि जितनी भी चीज़ें आपके अर्थ पे एग्जिस्ट करती हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, ठीक है। इसीलिए आप लोगों ने नोटिस किया है कि आप लोग जो हैं वो किसी जगह पे ऊपर से नीचे आ रहे होते हैं, जब भी आप स्टेयर्स उतरते हैं तो आप लोग के लिए उतरना ज़रा आसान होता है एज़ कम्पेयर टू ऊपर चढ़ना, ठीक है, क्योंकि आपको ग्रेविटेशन फोर्स मुसलसल जो है वो खींच रही होती है नीचे की तरफ। अब क्या होता है कि जहाँ पे स्लोपी एरियाज़ हैं माउंटेन पे, वहाँ पे जितने भी जो है वो वीक पार्ट्स हैं उसके, वो वक्त के साथ साथ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वहाँ पे वो सिरकना शुरू कर देते हैं और नीचे की तरफ जो है वो मूव करना शुरू कर देते हैं। समटाइम्स क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बड़ी जो है वो साइज़ में कुछ चट्टान जो है वो गिर जाती है और रोड्स वगैरह को जो है ब्लॉक कर देती है। तो ज़मीन का कोई भी एक पार्ट जो किसी हिस्से में सिरकता है और जाने और माली नुकसान का सबब बनता है, उसको हम लैंड स्लाइडिंग इस प्रोसेस को बोलते हैं, ठीक है। अब आप आगे देखें। ज़मीन का सिरकना कई तरह से वकूफ़ पज़ीर हो सकता है। मुतासरा इलाकों में माली और जानी नुकसान हो सकता है, तामीरात को शदीद नुकसान पहुँचता है। ज़मीन के सिरकने से गिरने वाला मवाद सड़कों को बंद कर सकता है, मवासलात की लाइनों को नुकसान पहुँच सकता है, दरियाओं के बहाव के रुकने का सबब बन सकता है, जैसे कि गिलगित में अताबाद झील का वजूद में आना। मुतासरा इलाकों में ज़राअत की पैदावारी सलाहियत मुतासिर हो सकती है, ठीक है। तो क्या क्या खतरात जो हैं वो लायक होते हैं इस प्रोसेस में। अब ज़ाहिर है जब लैंड स्लाइडिंग होगी वो पूरा पार्ट जिस जगह पे भी कोई चट्टान आके गिरी है वो रोड वहाँ से जो है वो डैमेज हो जाएगी, टूट जाएगी, तो वहाँ पे वो रास्ता ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो है वो जो लोग उसके नीचे आ जाएंगे, जानी और माली नुकसान भी होगा। इस तरह से जो नॉर्मल रोड की जो लाइंस की एक वो जो मूवमेंट थी ट्रैफिक की वो स्टॉप हो जाएगी। इसके अलावा समटाइम्स ऐसा होता है कि जो रिवर का फ्लो होता है जिस डायरेक्शन में वो भी स्टॉप हो जाता है और उसकी वजह से कोई नई वाटर बॉडी जो है एग्जिस्ट कर जाती है। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिए गिलगित में जो है वो चंद साल पहले एक इस तरह से जो है वो लैंड स्लाइडिंग का प्रोसेस हुआ जिसमें जो है वो रिवर जो फ्लो कर रहा था वो उधर से बांध टूट गया और वहाँ पे स्टॉप हो गई उसकी मूवमेंट। उसका पानी जाके जो है वो झील की शक्ल तैयार कर गया और बहुत ही खूबसूरत जो है वो झील वजूद में आई, उसका नाम है अताबाद झील, ठीक है। इसके अलावा जो मज़ीद नुकसान हो सकता है वो क्या हो सकता है कि आप लोगों ने जो क्रॉप्स वगैरह ग्रो की हुई हैं, जो आपका लैंड कल्टिवेटेबल लैंड है
उसकी पैदावारी सलाहियत भी मुतासिर हो सकती है। यानी जिस जगह पे अगर कोई बहुत बड़ा चट्टान आके गिरती है, रॉक्स वगैरह गिरती हैं, तो उसमें जो ज़मीन है उसकी फर्टिलिटी जो है वो उससे मुतासिर होगी और प्लांट्स की ग्रोथ नॉर्मल तरीके से वैसी नहीं होगी जैसे उससे पहले हो रही थी। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों के पास पाकिस्तान में ज़मीनी फैलाव। पाकिस्तान में ज़मीनी फिसलाव, पाकिस्तान के शुमाली इलाके बारिश के दौरान ज़मीनी फिसलाव के खतरा से दोचार रहते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, जो माउंटेन्स रीजन है पूरा, उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो मुतासर होता है लैंड स्लाइडिंग से। तरक्याती कामों के लिए और दूर दराज इलाकों को आपस में मिलाने के लिए जब पहाड़ी इलाकों को काट कर सड़कें बनाई जाती हैं तो इससे पहाड़ों की ढलानें कमज़ोर हो जाती हैं और बारिश के नतीजे में ज़मीनी फिसलाव का शिकार हो जाती हैं। अब ज़ाहिर है वो पूरा का पूरा एरिया ही माउंटेनस रीजन है, तो क्या होता है कि लोगों ने अपने जो है वो डिफरेंट एरियाज़ को कनेक्ट करने के लिए दरमियान में रोड्स बिल्ड करते हैं। अब जब वो रोड्स की कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं, रोड बिल्डिंग हो रही होती है, तो उस दौरान जो चट्टानें हैं वो वीक हो जाती हैं। तो जब वो वीक चट्टानें ज़मीन पे जो है वो उनकी गिरने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और जब भी किसी केस में वो ज़मीन पे आते हैं तो पाकिस्तान में जो है वो ज़मीनी फिसलाव का जो है वो सबब बनते हैं, यानी लैंड स्लाइडिंग का जो है वो उस एरिया को फेस करना पड़ता है। शाहराह कराकोरम, शाहराह रेशम जो पाकिस्तान और चीन के दरमियान एक अहम तजारती शाहराह है, अक्सर ज़मीनी फिसलाव की वजह से बंद हो जाती है। इसके अलावा पाकिस्तान के पहाड़ी इलाकों में बिला रोक टोक जंगलात की कटाई भी इन इलाकों में ज़मीनी फिसलाव का अहम सबब है। अब उन्होंने बताया कि जो शाहराह कराकोरम है, जिसका दूसरा नाम है शाहराह रेशम, ये रोड है जो सिल्क रोड इसे इंग्लिश में बोलते हैं, ये पाकिस्तान और चाइना को कनेक्ट करती है। ठीक है, फ्रेंडली जो है वो रूट बनाया गया था दोनों कंट्रीज़ को कनेक्ट करने के लिए। माउंटेन्स के ऊपर ये जो है वो एक रोड जो है वो गुजरती है। अब क्या होता है कि जब कभी भी लैंड स्लाइडिंग होती है, क्योंकि इस तरह रोड बनाई जा चुकी हुई है, तो उसके जो नियर बाई एरियाज़ हैं उधर वीक्स जो हैं वो वीक हो चुकी हैं रॉक्स, तो वो किसी भी टाइम जो है वो गिरती हैं और रोड को ब्लॉक कर देती हैं, जिसकी वजह से दोनों कंट्रीज़ के दरमियान में जो नॉर्मल रूट चल रहा होता है वो स्टॉप हो जाता है। इसके अलावा एक तो रीज़न बता दिया उन्होंने कि जो रोड्स की कंस्ट्रक्शन होती है, दूसरी वजह क्या है कि जंगलात की जो कटाई की जा रही है, जंगलात क्या करते हैं कि ज़्यादा जो है वो उसके प्रेशर को मेंटेन कर लेते हैं। अगर किसी जगह पे फॉर एग्जांपल ज़्यादा एयर की मूवमेंट की वजह से ऐसा हो रहा है, तो वो चट्टानों वगैरह को रोक के रख लेते हैं उस जगह पे और लैंड स्लाइडिंग को रोकते हैं। अब जब बेजा जो है जंगलात की कटिंग की जा रही होती है, डिफॉरेस्टेशन की जा रही होती है, तो उससे क्या होता है कि लैंड स्लाइडिंग का जो खतरा है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाता है। नेक्स्ट आप लोग देखें हिफाजती इक़दाम, सेफ्टी मेजर्स जो लिए जाते हैं कि अब आप लोग जिस भी एरियाज़ में ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, उसको किस तरह से इस प्रॉब्लम्स को जो है वो आप फेस करने के लिए, इसको कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, वो हम लोग रीड करते हैं। अहम शाहराहों पर जहां ज़मीन के सिरकने का अंदेशा हो, ढलान को मुस्तहकम करने के लिए तरीके तैयार करके ज़मीन के सिरकने को कम किया जा सकता है। नंबर 1 पॉइंट आपको बताया गया कि ज़ेर ज़मीन पानी की सतह को बुलंद होने से रोकने के इंतजाम करके ज़मीन का सिरकना कम से कम किया जा सकता है। अब जो ग्राउंड वाटर टेबल है उसका जो लेवल जब राइज करता है वो ऊपर आता है, चट्टानों को वो वीक करता है, तो अगर हम उसको जो है वो रोक लेते हैं तो आपका जो लैंड स्लाइडिंग का प्रोसेस है वो कम से कम हो जाएगा। मुतासर इलाके में आबपाशी के निज़ाम को मौसर बनाकर ज़मीन का सिरकना कम किया जा सकता है। इसके अलावा जो इलाके इस तरह से नेक्स्ट आप लोगों के पास हिफाजती इक़दाम, सेफ्टी मेजर्स। अब जिन भी एरियाज़ में लैंड स्लाइडिंग का जो है प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है उधर इसको किस तरीके से कम किया जा सकता है, वो तरीके हम लोग देखते हैं। नंबर 1 है ज़ेर ज़मीन पानी की सतह को बुलंद होने से रोकने के इंतजाम करके ज़मीन का सिरकना कम किया जा सकता है। पहला काम हम क्या कर सकते हैं कि जो ग्राउंड वाटर टेबल है उसका लेवल जब राइज करता है, माउंटेनस रीजन तक पहुंचता है, रॉक्स तक पहुंचता है, तो उनको वो वीक करना स्टार्ट कर देता है। अगर हम लोग इसका लेवल राइज ना होने दें, ठीक है, तो क्या होगा कि आपकी रॉक्स जो हैं वो इतनी वीक नहीं होंगी और इसके चांसेस जो हैं लैंड स्लाइडिंग के कम से कम हो जाएंगे। मुतासरा इलाके में आबपाशी के निज़ाम को मौसर बनाकर ज़मीन का सिरकना कम किया जा सकता है। इसके अलावा जो मुतासरा इलाके हैं, जो अफेक्टेड एरियाज़ हैं, उधर हम लोग इरीगेशन का जो सिस्टम है जिससे पानी जो है वो दिया जाता है फसलों को, उस सिस्टम को हम ज़्यादा जो है वो इफेक्टिव बनाएं ताकि इसके चांसेस कम से कम हों। ज़मीनी फिसलाव के मुमकिन अतरात वाले इलाकों में तामीरात ना करना, कि जहाँ पे पहले से ही हता है कि इस जगह पे जो है वो लैंड स्लाइडिंग हो सकती है, तो उधर कंस्ट्रक्शन जो है वो ना किए जाए, हाउसेस वगैरह ना बनाए जाए ताकि जानी नुकसान और माली नुकसान कम से कम हो। जंगलात की बेदरेक कटाई को रोकना और नए जंगलात उगाने के इंतजाम करना। जंगलात जो बहुत ज़्यादा जो है डिफॉरेस्टेशन स्टार्ट हो गई है। डिफॉरेस्टेशन से क्या होता है कि अब आप लोगों के जो भी रॉक्स वगैरह को अगर किसी ट्री ने आके दरमियान में सपोर्ट करना था, रोकना था, वो वाला प्रोसेस वहाँ से जो है वो ख़त्म हो गया। अब चट्टान जो है वो बिल्कुल फ्रीली मूव करती हुई नीचे आके गिरेगी। तो अगर हम लोग डिफॉरेस्टेशन को स्टॉप करें, जंगलात की कटाई से रोकें और जो है नए जंगलात उन एरियाज़ में लगा दें ताकि जो रॉक्स हैं सपोर्ट प्रोवाइड होती रहे और वो नीचे ना आए और कोई जानी और माली नुकसान जो है वो कम से कम फेस करना पड़े। ठीक है, तो ये जो है वो सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करके हम लोग लैंड स्लाइडिंग के प्रॉब्लम्स को जो है वो थोड़ा सा ओवरकम कर सकते हैं। नेक्स्ट आप लोगों के पास सहरा ज़दगी या सहरा का फैलाव यानी डिजर्टिफिकेशन।
डिजर्टिफिकेशन बोलते हैं कि आप लोगों का जो कल्टिवेटेबल एरिया है जिस पे आप लोग फसलें उगाते हैं और लोगों की जो है वो फूड की नीड को पूरा किया जाता है, उन एरियाज़ में जो है वो वक्त के साथ साथ वो सहराओं में चेंज होना शुरू हो जाती हैं, उनकी फर्टिलिटी कम हो जाती है, उसके अंदर पौधे उगना जो है वो उसका प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाता है, जिसकी वजह से वो जो आपका कल्टिवेटेबल लैंड था, जो बहुत ज़रखेज़ था, वो चेंज हो जाता है आपके सहरा के अंदर, डेजर्ट में। ठीक है, इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। काबिल काश्त ज़मीन का सहरा में तब्दील होकर बंजर हो जाना या सहराओं की हदूद में इजाफे का अमल सहरा ज़दगी कहलाता है। किसको सहरा ज़दगी बोलते हैं? अगर सहरा जो है वो फॉर एग्जांपल 100 किलोमीटर तक फैला हुआ है और वो वक्त के साथ साथ मज़ीद इंक्रीज़ करता जा रहा है, ठीक है, इसको सहरा ज़दगी बोलेंगे। या आपका जो नॉर्मल कल्टिवेटेबल लैंड था जिधर आप लोग किसी वक्त फसलें उगाया करते थे, वो जो है वक्त के साथ साथ उसकी एबिलिटी ख़त्म होती जा रही है कि उसके अंदर मज़ीद जो है वो क्रॉप्स ग्रो नहीं करती, बंजर हो जाती है ज़मीन, उसकी फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है। तो फिर इस तरह से इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिजर्टिफिकेशन या सहरा ज़दगी। अगरचे मौसमी तब्दीलियों ने सहरा ज़दगी के अमल को हमेशा मुतासर किया है, लेकिन सनती इनकलाब के बाद इंसानी सरगर्मियों ने सहरा ज़दगी के अमल में बहुत ज़्यादा इजाफा किया है। इससे ज़रूरी पैदावार और पानी के काबिल इस्तेमाल ज़खायर में कमी हो रही है। अब होता क्या है कि नेचुरल तो कॉजेज़ होते हैं कि समटाइम्स है कि किसी एरिया में बारिश नहीं हुई, काफ़ी जो है वो लॉन्ग टाइम जो है वो गुजर गया, बारिश नहीं हुई, वहाँ पे ड्राउट का जो है वो फेस करना पड़ेगा, वो ज़मीन बंजर हो जाएगी, ये भी फेस करना पड़ता है, लेकिन ये इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। मतलब नॉर्मल जो रेनफॉल किसी एरिया में एवरेज चल रहा होता है वो उतना ही रहता है। समटाइम्स ऐसा होता है वो भी हर जगह पे ऐसा फेस नहीं करना पड़ता। मेन रीज़न क्या है कि अब जो सनती इनकलाब आ रहा है जिसमें लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ लगाना शुरू कर दी हैं, वो क्या करते हैं कि कल्टिवेटेबल लैंड को जो है वो वहाँ से दरख्तों का कटाव कर देते हैं, फसलें वहाँ से जो है वो हटा देते हैं, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन अपनी स्टार्ट कर देते हैं। या जो पानी उसके पास जो नियर बाई एरियाज़ में पानी का कोई सोर्स था, जो इरिगेशन के सोर्स के तौर पे यूज़ होता था, फसलों को पानी सराब किया जाता था, वो पानी जो है वो इंडस्ट्रीज़ यूज़ कर लेती हैं, जिसकी वजह से आपकी ज़मीन आहिस्ता आहिस्ता उसमें ड्राउट की जो है वो कंडीशन होती है, खुश्कसाली हो जाती है और आपकी जो सॉइल है वो अपनी फर्टिलिटी आहिस्ता आहिस्ता खो देती है, उसमें कोई भी फसल नहीं उगती। इंसानों और जानवरों के मुतल्लिका हित्ते से हिज्जत में इजाफा हो रहा है, खुराक की कमी, कहत साली और मुकामी तौर पर गुर्बत की सतह में इजाफा हो सकता है। अब उसे क्या होगा, ज़ाहिर है वहाँ पे जो लोकल लोग रह रहे हैं, चाहे जानवर वगैरह हैं, वो भी वहाँ से मूव कर जाएंगे कि फूड के बगैर तो कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकता। ठीक है, इस तरह से अब जब आपने कल्टिवेटेबल लैंड को वहाँ से ख़त्म कर दिया तो वो जो फसल उसमें से हासिल हो रही थी, लोगों की फूड की नीड को पूरा किया जा रहा था, वो ख़त्म हो जाएगा। तो उससे कहत जो है वो आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, लोगों को खुराक की कमी का सामना करना पड़ेगा और इस तरह से जो गुर्बत है वो भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ जाएगी। तो ये है सहरा ज़दगी और उसके असरात। नेक्स्ट है आप लोगों के पास पाकिस्तान में सहरा ज़दगी। पाकिस्तान बुनियादी तौर पर गर्म और खुश्क आबो हवा के खित्ते में वाक़या है, जहाँ अक्सर इलाकों में बारिश की औसत सालाना मिकदार 25 सेंटीमीटर से कम है। पाकिस्तान की 80% के करीब ज़मीन सहराई या नीम सहराई मौसमी कैफियत का शिकार है। अब पाकिस्तान के जो है वो नेचुरली हम लोग इक्वेटर के सेमी इक्वेटोरियल रीजन में हम लोग फॉल करते हैं और इधर जो आबो हवा है वो बहुत ज़्यादा गर्म है और खुश्क है। एवरेज जो सालाना जो एनुअल रेनफॉल होती है वो भी तकरीबन 25 सेंटीमीटर से कम है। तो पाकिस्तान में जो मोस्टली एरिया है वो उस जगह पे हमें सहरा ज़दगी को जो है प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। अबाउट 80% जो पार्ट है पाकिस्तान का वो ऐसा है जहाँ पे या तो वो सहरा है या फिर नीम सहरा इलाके हैं, यानी पौधे या तो बिल्कुल नहीं उगते या सिर्फ किसी जगह पे कोई जो है स्पीशीज़ जो है वो पाई जाती है। ठीक है, पाकिस्तान में सहरा ज़दगी के अमल में सबसे बड़ा किरदार नामुनासिब तरीका हाय काश्तकारी है, जिसकी वजह से ज़मीन का कटाव, ज़मीन की सरहेज़ी में कमी, जंगलात की बेदरे कटाई और हयातियाती तनूं में मुसलसल कमी का सामना करना पड़ रहा है। अब पाकिस्तान में जो सहरा ज़दगी की मेन वजह है वो क्या है कि नामुनासिब तरीका हाय काश्तकारी, यानी जो इल्लीगल कटिंग की जाती है ट्रीज़ वगैरह की। अभी आप लोगों ने रिसेंटली भी एक न्यूज़ सुनी होगी, इसमें आपने देखा है कि मुल्तान में तकरीबन जो है वो कई लैक्स जो है वो मैंगोज़ के ट्री कट किए गए हैं। तो वो एक आपके पास बेस्ट एग्जांपल है। इस तरीके से जब कटिंग की जाती है इलीगली तो आप लोगों की जो ज़मीन है, जो किसी ज़माने में जो है वो कल्टिवेटेबल लैंड था, वो अब जो है वो चेंज हो जाएगा, किसी कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ हो जाएगा या वो बिल्कुल सहरा में चेंज हो जाएगा। इसके अलावा जो कटिंग वगैरह करते हैं या जो भी काश्तकारी कर रहे हैं, फार्मर्स वगैरह को इतनी ज़्यादा एजुकेशन नहीं होती और उनको कोई गाइडलाइन नहीं मिलती, जिसकी वजह से वो गलत तरीके से जो है वो काश्त करते हैं और एक ही जो है वो सॉइल के ऊपर बार बार जो है वो फसल उगाने की वजह से वक्त के साथ साथ उसके अंदर जो मिनरल्स हैं वो भी खत्म हो जाते हैं और जो वो ज़मीन है वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी फर्टिलिटी को खो देती है। ठीक है, ये इसकी एक रीज़न बनती है। और एक जो है वो जंगलात का जो कटाव किया जा रहा है, जिसकी वजह से अब होता क्या है कि जो भी प्लांट स्पीशीज़ थी हमारे पास पाकिस्तान में, वो आहिस्ता आहिस्ता उसमें कमी वाक़या होना शुरू हो गई है। पाकिस्तान का बहुत बड़ा जो असेस्ट है वो हम उससे हाथ धोते जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आप लोगों के पास हिफाजती इक़दामात। अब इससे हम किस तरीके से बच सकते हैं वो हम देखते हैं। जंगलात का रकबा बढ़ा के मौसमी शिद्दत के असरात को कम करने से बतदरीज सहरा ज़दगी के अमल को कम किया जा सकता है।
पहला काम आप क्या कर सकते हैं कि आप फॉरेस्टेशन जो है वो इंक्रीज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट जो है वो किसी भी जो है वो कंट्री में एवरेज 25% एरिया ऐसा होना चाहिए जिसमें आपके फॉरेस्ट हों, जबकि अनलकीली अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में सिर्फ 5% एरिया ऐसा है जो कि फॉरेस्ट पे कंसिस्ट करता है। अब जब हम लोग फॉरेस्ट ज़्यादा लगाएंगे, ज़्यादा ट्रीज़ होंगे, तो मौसमी असरात भी चेंज हो जाएंगे, वहाँ का क्लाइमेट जो है वो वक्त के साथ साथ चेंज होना शुरू हो जाएगा, रेनफॉल ज़्यादा होगी वहाँ पे। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो सॉइल है उसको ज़्यादा जब वाटर अवेलेबल होगा तो वो आहिस्ता आहिस्ता फर्टाइल लैंड में चेंज हो जाएगा, फिर उसके अंदर जो वो सहरा वाला पार्ट है वो कम हो जाएगा और दरख्तों से रुकावटें तैयार करके सहराओं को काबिल काश्त इलाकों की तरफ फैलने से रोका जा सकता है। नामियाती खाद का इस्तेमाल करके ज़मीन की जरहेज़ी बढ़ाई जा सकती है। अब क्या होता है कि हमारे जो फार्मर्स हैं उनको इतनी एजुकेशन नहीं होती है, वो बार बार जब फसल उगाते हैं एक ही सॉइल में, तो क्योंकि एक दफ़ा फसल उगाई उसने अपने मिनरल्स को यूटिलाइज़ किया, नेक्स्ट टाइम उतने मिनरल्स नहीं रहते, तो क्या होता है दुनिया भर में वो लोग अच्छे अच्छे फर्टिलाइज़र्स खादें यूज़ करते हैं। खाद जो है वो प्लांट्स की फूड होती है जो आर्टिफिशियली इनको प्रोवाइड की जाती है, उससे जो है वो सोइल दोबारा से काश्त के काबिल हो जाती है। अब हमारे क्योंकि फार्मर्स को इतनी एजुकेशन नहीं होती तो वो बार बार उसी ज़मीन के ऊपर फसल उगाने की वजह से उसको टोटली जो है वो ख़राब कर देते हैं। जब बिल्कुल उसके अंदर से मिनरल ख़त्म हो जाते हैं तो फिर वो क्लम्पी सी हो जाती है और फिर उसके बाद मज़ीद जो है वो काश्त के काबिल नहीं रहती। पाकिस्तान लोगों में सहराजगी के अमल से के बारे में आगाही की मुहिम चलाई जाए और इन मकामी तरीक़ों के इस्तेमाल से सहराजगी के अमल को रोकने की तरकीब दी जाए। नबातात की बेजा कटाई के कानून के ज़रिए हौसला शिकनी की जाए, काश्तकारी और आबादी के जदीद और मजबूत तरीके राइज किए जाएँ। ठीक है, तो सहराजगी को किस तरह से आप रोक सकते हैं, इसके लिए जो है वो एक बाकायदा एक कंपेन होनी चाहिए जिसमें जो है वो फार्मर्स को एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। ठीक है, इसके अलावा जो है वो जो बेजा जो प्लांट्स की कटिंग हो रही है उसको रोका जाए। इसके साथ साथ जो इरिगेशन का सिस्टम है वो भी ज़्यादा अच्छा रखा जाए उन एरियाज़ में कि जहाँ पे नेचुरल रेनफॉल कम है, पानी नहीं पहुँच सकता, तो वहाँ पे जो है वो इरिगेशन का वाटर जो है वो उनको फसलों को सैराब करे। तो इन तरीक़ों से हम लोग डिज़र्टिफिकेशन के प्रोसेस से बच सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब आप लोगों ने जितना पढ़ा इसमें जितने आप लोगों के क्वेश्चन एक्सरसाइज में आ रहे हैं वो आप लोगों ने लिखने हैं अपनी कॉपीज़ पे। आप लोग आ जाएँ पेज नंबर 40 पे। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में सबसे पहले मैं उर्दू की बुक से आप लोगों को मार्क करवाऊंगी। ठीक है, इसके बाद फिर आप लोगों को इंग्लिश वाली बुक से मार्क करवाया जाएगा। तो पहले आप लोग देखिए, आप लोगों के जो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 और 4 जो है वो आप लोगों की सीटिंग में आ रहे हैं, तो आप लोगों ने ये मार्क करने हैं कुदरती आफत से क्या मुराद है। इसके आंसर के लिए आप लोग आ जाएँ पेज नंबर 31 पे। ठीक है, जहाँ पे आपको हेडिंग दी हुई है, हेडिंग देने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग स्टार्ट करेंगे जब कोई कुदरती अमल, यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे कुदरती आफत कहते हैं। ठीक है, मैंने पूरा रीड एक दफ़ा कर दिया, मैं अगेन रीड नहीं कर रही। तो आप लोगों ने फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन का ये आंसर लिखना है। इसके बाद आप लोग सेकंड क्वेश्चन देखें। 4th नंबर पे आपके पास है ज़मीनी फिसलाव की 2 वजूहात तहरीर करें। यानी लैंड स्लाइडिंग के 2 कौन कौन से रीजंस हैं वो आपने बताने हैं। आप लोग आ जाए पेज नंबर 32 पे। आप लोगों ने जो ये टॉपिक पढ़ा था पाकिस्तान में ज़मीनी फिसलाव, इस टॉपिक में आप लोगों ने सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट लिखना है तरक्याती कामों के लिए। इधर से आप स्टार्ट करेंगे, ज़मीनी फिसलाव का शिकार हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों का है फर्स्ट पॉइंट। 4th क्वेश्चन में 2 पॉइंट्स पूछे हुए हैं, 2 रीजंस पूछी हुई हैं, जिसमें से पॉइंट नंबर 1 आपका स्टार्ट हो रहा है तरक्याती कामों से लेकर, ठीक है, और एंड होगा शिकार हो जाती हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट जो है वो आप लोग स्टार्ट करेंगे पाकिस्तान के पहाड़ी इलाकों में, और उसको एंड तक जो है वो आप कंप्लीट लिखेंगे, अहम सबब है। ठीक है, तो 2 रीजंस होगी आपके पास लैंड स्लाइडिंग की। इसके बाद अब इंग्लिश की बुक वाले बच्चे देख लें। आप लोगों के क्वेश्चन हैं पेज नंबर 39 पे। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ मेंट बाय नेचुरल डिजास्टर। इसके आंसर के लिए आप लोग आ जाएं पेज नंबर 31 पे, जहाँ पे आपके पास हेडिंग गिवन है नेचुरल डिजास्टर की। आपने हेडिंग नहीं देनी, आपने स्टार्ट करना है एनी नेचुरल फिनोमिना विच में कॉज द लॉस ऑफ द लाइफ एंड प्रॉपर्टी फॉर द मैन इज कॉल्ड द नेचुरल डिजास्टर। ठीक है, इधर तक आप लोगों का फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है, ये आप लोगों ने नीट कॉपीज पे लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों के पास डिस्क्राइब 2 वेज राइट टू कॉजेज ऑफ द लैंड स्लाइड्स। क्वेश्चन नंबर 4 आपने करना है। इसके आंसर के लिए आप लोग आ जाए पेज नंबर 32 पे। मेन हेडिंग ऊपर दी हुई लैंड स्लाइड्स इन पाकिस्तान, आपने ये हेडिंग ऐड नहीं करनी। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि आपने रीजंस बताने कि लैंड स्लाइडिंग की 2 कौन सी वजूहात हैं, जस्ट आपने पॉइंट्स इसके मेंशन करने हैं। नंबर 1 पॉइंट आप लिखेंगे, द नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान आर अफेक्टेड बाय द लैंड स्लाइड्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड्स द स्लोप्स बिकम अनस्टेबल एंड वल्नरेबल टू द लैंड स्लाइड्स। ये आपका पॉइंट नंबर 1 है, फर्स्ट रीजन है आपके पास। उसके बाद सेकंड रीजन आप लोग स्टार्ट करेंगे, द अनचेक्ड ट्री कटिंग इन द माउंटेनस एरियाज ऑफ द पाकिस्तान इज आल्सो अ मेन कॉज ऑफ लैंड स्लाइड्स। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों का हो जाएगा शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। ये दोनों पॉइंट्स आप लिखेंगे, एक ही क्वेश्चन का ये आंसर है।
ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप लोगों ने ये दोनों क्वेश्चंस अपनी नीट कॉपीज़ पे नोट डाउन करने हैं, आपने इन्हें अच्छे तरह से लर्न भी करना है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।